स्वागत है आप सभी का मनी एक्सप्रेस के एक और फ्रेश एपिसोड में। जैसे कि आप सब जानते हो कि इसमें हम 5 की फाइनेंस अपडेट्स कवर करते हैं जो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हो। तो इस वीडियो में भी हम वो 5 अपडेट्स कवर करने वाले हैं। पहला अपडेट शुरू करेंगे आरबीआई के रिवर्स रेपो रेट से। जी, रिवर्स रेपो रेट जो है वो फिर से कम किया गया है। तो नया रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.75 बेसिस पॉइंट होकर रह गया है। अभी 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में कटौती की थी ताकि जो बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा पार्क नहीं रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर्स को, जो सेक्टर्स को अभी फ्यूल की ज़रूरत है यानी कि पैसे की ज़रूरत है, यहाँ पर फ्यूल का मतलब है पैसा, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो फ्यूल रहता है वो उसका पैसा रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ताकि उससे वो रॉ मटेरियल खरीद सके और अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को स्टार्ट कर सके। तो ये ऑब्जेक्टिव रखते हुए आरबीआई गवर्नर ने ये डिसीजन लिया। देखिए, कोई भी सेंट्रल बैंक जो रहती है किसी भी कंट्री की, हमारे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो जो भी पैसा बोरो करती है बैंक से उस पर एक इंसेंटिव देती है, उस पर एक इंटरेस्ट देती है, जिसको हम लोग ये रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। ऐसा क्यों करती है आरबीआई यानी कि कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री की? ताकि जो पैसे की सप्लाई है वो उसको कंट्रोल कर सके। अब रिवर्स रेपो रेट अगर कोई भी सेंट्रल बैंक कम कर रही है, जैसे कि आरबीआई अगर कम कर रही है, तो वो ये चाहती है कि लिक्विडिटी बढ़े मार्केट में। वो बैंकों को बोल रही है, बस भैया हमारे पास पैसे नहीं लाइए, हाथ जोड़ते हैं, इस पैसे को आप आगे दीजिए लोन के रूप में प्रोडक्टिव सेक्टर्स में, ताकि एक ताकत आए और इंडस्ट्रीज जो है, एंटरप्रेन्योर्स जो है, दोबारा इस लॉकडाउन के बाद अपने बिजनेसेस को अच्छे से एस्टैब्लिश कर सकें। इस न्यूज में एक लाइन मैंने पिक की है दास सर से, जो हमारे गवर्नर है। ड्यूरिंग अवर डार्केस्ट मोमेंट वी मस्ट फोकस ऑन द लाइट। अंधकार के समय उजाले की तरफ हमें फोकस करना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, तो जिन्होंने लोन ले रखा है उनके लिए तो एक ठीक बात है कि उनका भी इंटरेस्ट रेट कम होगा आने वाले समय में। लेकिन जो फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनका घर ही इंटरेस्ट पे चलता है, ये थोड़ा ऐसा टाइम है जहाँ पे हमें सबकी सोचनी है। हमें ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स के पास पैसा पहुँचे, लिक्विडिटी की उनके पास दिक्कत नहीं हो, ताकि दोबारा वो बिजनेसेस के लिए बैंक से लोन अप्रोच कर सके और अपने बिजनेसेस को रन कर सके। मैं मानता हूँ इसमें सारे अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग ठग भी लेते हैं बैंकों को, लेकिन अभी इसी तरह से संसार चलता है और हमें संसार का एक सदस्य बन के रहना है। तो मेरे हिसाब से इसमें निराशा वाली बात नहीं है। जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जो लोन लेते हैं, उनके लिए ये अच्छी बात है कि उनका लोन थोड़ा कितना सस्ता हो सकता है आने वाले समय में। बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ, जो है मार्केट से रिलेटेड। निफ्टी और सेंसेक्स के लिए ये हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहा, खास करके फ्राइडे का दिन। ओवरऑल इस हफ्ते में दोनों ही इंडेक्स 3% से ज़्यादा बढ़त पे क्लोज हुए हैं। इसमें कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स 20% से भी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि इसी आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट की वजह से। कौन से हैं वो स्टॉक आ रहे हैं अब आपके स्क्रीन के सामने। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ये शेयर्स इस कटौती की वजह से हर हफ्ते बढ़ते ही रहेंगे। मैं आपके साथ ये आंकड़े, ये फिगर्स, ये डेटा इसीलिए शेयर करता हूं ताकि आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि शेयर बाजार में इस तरीके का काम होता है, 20% बढ़ना और 20% गिरना। जी हाँ, हमने लूजर्स भी कवर किए हुए हैं इसी मनी एक्सप्रेस के सीरीज पे कुछ पिछले एपिसोड्स में। तो ये बहुत आम बात है। मतलब इसमें है ना, आप कभी भी ये नहीं सोच सकते हो कि सीधी लाइन चलेगी। अगर 8% 10% मार्केट कमा के देती है तो वो हर हफ्ते कुछ ना कुछ परसेंटेज में बढ़ती रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर झटके लगते हैं, खुशी भी होती है, दोनों को बैलेंस होकर आप अगर निवेशक हो शेयर मार्केट के, तो आपको अपने एक्साइटमेंट्स को कंट्रोल रख के अपने गोल, अपने टारगेट के तरफ केवल फोकस करना है और थोड़ी कितनी न्यूज़ पे अपनी पकड़ रखनी है, ताकि आपने जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, जो भी शेयर्स परचेज करके रखे हैं, उसकी दिशा आपको पता। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट म्यूचुअल फंड के एनएवी के कट ऑफ टाइमिंग को लेकर है।
ये पूरी डिटेल न्यूज़ मैंने पिछले मनी एक्सप्रेस के सीरीज के एपिसोड में कवर की थी। छोटी सी क्लिप आपको रिकैप कराने के लिए। तो मान लीजिए अगर आप कोई भी लिक्विड फंड में अगर आप निवेश करते हो तो उसका कट ऑफ टाइम हो चुका है 12:30 बजे का, पहले होता था ये 1:30 बजे का। अगर आप कोई दूसरे किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो, परचेस करते हो, तो पहले ये कट ऑफ था 3 बजे का, अब ये कट ऑफ हो चुका है 1 बजे का। अगर आप रिडीम करते हो यानी कि अपने म्यूचुअल फंड सेल करते हो तो पहले कट ऑफ था 3 बजे का, अब ये कट ऑफ हो चुका है 1 बजे का, और ये एप्लीकेबल है सारी स्कीम्स के ऊपर। और अगर आप फंड स्विच करते हो एक फंड से दूसरे फंड के अंदर, अगर आप का रिक्वेस्ट रेज करते हो तो पहले ये कट ऑफ टाइम था 3 बजे का, अब ये हो चुका है 1 बजे का। मतलब जो ये नया टाइम अप्लीकेबल रहेगा ट्रांजैक्शन का वो 30 अप्रैल तक रहेगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में लमसम तरीके से पैसा डालते हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको नोट करके रखनी चाहिए ताकि एनएवी आपको सेम डे की मिल सके। चौथा अपडेट जो आ रहा है वो प्रीमियम पेमेंट डेट्स को लेकर आ रहा है। ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ये 2 चीज़ों के लिए मिली है दोस्तों। पहला है एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और दूसरा है थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के लिए, फर्स्ट पार्टी के लिए नहीं। क्या है ये इन्फॉर्मेशन कि अगर आपका जो भी प्रीमियम ड्यू है 25 मार्च से लेके 3 मई तक, तो मान लीजिए अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो 26 मार्च का है एज ए एग्जाम्पल, या तो वो 2 मई का है, ठीक है। प्रीमियम जहां पर आपको भरना है, साल का जो आप प्रीमियम भरते हो ये 2 डेट्स में है, 25 मार्च से 3 मई के बीच। मैंने एग्जाम्पल पे दिया है 26 मार्च से 2 मई, ये 2 डेट्स अगर आपकी फॉलो होती है तो आपके पास समय है 15 मई तक का भरने का। अब मैं अपने ओपिनियन में ये कहना चाहूँगा कि ये क्लियर है उस सर्कुलर में, अगर आप पे नहीं कर सकते हो, इंग्लिश में लाइन है इफ़ यू आर अनएबल टू पे, अगर आप पे कर सकते हो तो मैं यही कहूँगा कि आप भर दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे चीज़ों में जब भी क्लेम सेटलमेंट का कोई प्रोसेस आ जाता है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो गया, तो उसमें फिर थोड़ी ज़्यादा फॉलोअप्स करनी पड़ेगी आपको इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, थोड़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जिनके पास पैसों की अभी दिक्कत है और वो चुनते हैं 15 मई का समय, तो उस केस में भी क्लियर कर दिया है इस गाइडलाइन में IRDA ने कि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। उसमें जो ग्रेस पीरियड के जो भी बेनिफिट्स होते हैं, जो भी आपको एक इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है, वो अप्लीकेबल रहेंगे, तो उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भर दीजिए। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस पे भी सेम अप्लीकेबल चीज़ें हैं। फर्स्ट पार्टी क्या कोई भी अभी तक इसमें इंफॉर्मेशन IRDA की तरफ से मेरे पास नहीं आया हुआ है। तो 5वें अपडेट की बात करेंगे जो है EPFO की तरफ से, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर 28 मार्च को ही ये नोटिफाई किया गया था। EPF से एक स्पेशल विड्रॉल अलाउ कर दिया गया और ये जो रिलीफ दिया गया इसका पर्पस ये था कि वर्किंग क्लास को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिले। देखिए वर्किंग क्लास यानी कि सैलरीड क्लास, 1 से लेके 30 तारीख के बीच में प्लानिंग कर जीने वाला इंसान, उस बीच अगर किसी की सैलरी नहीं आ पा रही है, किसी को जॉब की दिक्कत हो गई है या किसी की सैलरी कम हो चुकी है, तो उस केस में EPF ने ये क्लियर कर दिया कि वे व्यक्ति अपने बेसिक और DA का 3 महीने का टोटल निकाल सकते हैं, या तो 75% का टोटल जो अमाउंट उनका अभी जमा पड़ा है EPF के अंदर वो निकाल सकते हैं। दोनों में से सबसे कम जो हो वो निकाल सकते हैं। इसको एक उदाहरण के मदद से समझेंगे। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की 50,000 रुपये, जी हाँ 50,000 रुपये बेसिक सैलरी है 1 मंथ की, तो 3 महीने की कितनी होगी 1.5 लाख रुपये। वो इंसान चाहे तो पूरा 1.5 लाख रुपया EPF से निकाल सकता है, सब्जेक्ट टू उसके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कहिएगा मनानी दिपिन ने कहा है 1.5 लाख निकाल दो, अकाउंट में 1 ही लाख रुपया है किसी और पर्पस के लिए अगर आपने हाल ही में विड्रॉ कराया हो तो अगर आपके अकाउंट में पैसा है, कोविड-19 सिचुएशन एक जो ये स्पेशल क्लॉज है उसके अंडर आप पैसा निकाल सकते हो। जब ऑनलाइन विड्रॉल के लिए जाओगे तो ड्रॉप डाउन में आपको वो ऑप्शन इजीली मिल जाता है। अब आपके EPF अकाउंट में जमा राशि 10 लाख रुपए की पड़ी है, उसका 75% 7.5 लाख, बेसिक 1.5 लाख, रूल के हिसाब से ये 7.5 लाख। कम कौन सा है? कम 1.5 लाख है, वो आप निकाल सकते हो। उसी तरह आपको अपनी बेसिक सैलरी देखनी है, अपने EPF का बैलेंस देखना है, और अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप ये पैसा निकाल सकते हो। इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि ये वापस आपको EPF में डालना पड़ेगा। ये कोई लोन नहीं है, ये आपके अपने पैसे हैं जो आप विड्रॉ कर दे रहे हो EPF से। देखिए दोस्तों, अगर आपको ज़रूरत है तो ही निकालिएगा। EPF में अभी के डेट में इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है, तो आप ऐसा सोच रहे हो उसको निकाल के आप कहीं और लगाओगे तो वहाँ पर शायद आपको उतना इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड और गारंटीड इंस्ट्रूमेंट्स में ना मिल पाए। तो इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए घुमाने की बात आप बिल्कुल नहीं सोचिएगा। आप कोई दिक्कत में हो, परेशानी में हो, तो ज़रूर आप इस ऑप्शन को चूज़ कीजिए और ये पैसा विड्रॉ करा दीजिए। 15 दिन के अंदर पेमेंट आ जाता है।
अभी हाल ही में ईपीएफओ ने ये क्लेम किया है 950 करोड़, जी हाँ 950 करोड़ 15 दिनों में उन्होंने सेटल किए हैं करीबन 3.5 लाख अकाउंट होल्डर्स के। हेड्स अप, वेरी गुड जॉब। ईपीएफओ ने बहुत ही बढ़िया काम किया है ये ऐसी सिचुएशन में आगे आकर सिस्टम्स को बहुत इजी बनाने का और लोगों को अपने ही पैसे को यूज करने की जो ये अपॉर्चुनिटी है वो देकर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेता हूं आपसे अलविदा। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा।